अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में हाईकोर्ट ने इशारों में स्पष्ट कर दिया है कि इस केस में आगे क्या होने वाला है। मैं आपको बता दूं, अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में हाईकोर्ट ने इशारों में अपना फैसला सुना दिया है। अब इस फैसले का देश काल परिस्थिति, देश के लोगों पर, राज्य के लोगों पर और स्वयं अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण पर क्या असर पड़ने वाला है, और साथ ही साथ में बात करें अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में वीआईपी की क्या स्थिति है, इस पर भी बात करते हैं। और क्या वीआईपी की धरपकड़ हो चुकी है या फिर धरपकड़ होने वाली है या फिर वीआईपी इस केस से लापता ही रहेगा। और साथ ही साथ बात करेंगे आज की इस छोटी सी चर्चा पे कि अंकिता भंडारी की माता पिता की क्या स्थिति है, आशुतोष नेगी जी क्या कर रहे हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया है और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, यह भी आपको एक झलक जरूर दिखाएंगे कि इस केस से संबंधित लोगों में क्या जिज्ञासा है, क्या लोगों ने इस पर बात करना छोड़ दिया है या फिर अभी भी लोग सरकार से, एसआईटी से सवाल जवाब कर रहे हैं और एसआईटी से जवाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार से जवाब मांगने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ में बात करते हैं आज की इस प्रकरण पर कि अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में अंकिता के जो 3 दरिंदे हैं, जो तीनों अपराधी हैं, उन पर क्या आगे कार्रवाई होने वाली है, उनकी क्या स्थिति है, उनको क्या कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उनको फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाएगा या फिर उम्र कैद की सजा दी जाएगी या फिर 2-4 साल या फिर 2-4 महीने के बाद उनको रिहा कर दिया जाएगा। इस पर भी बात करते हैं और साथ ही साथ में बात करते हैं अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ बात करते हैं कि इस केस में सीबीआई जांच की क्या भूमिका होने वाली है और एसआईटी की क्या भूमिका चल रही है। साथ ही साथ बात करते हैं इस केस में अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में विपक्ष सरकार के खिलाफ अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी क्या भूमिका निभा रहा है। नमस्कार प्रणाम मेरे सभी हिंदुस्तानी भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम मेरे सभी उत्तराखंड देवभूमि के भाई और बहनों को, नमस्कार प्रणाम सभी दर्शकों को। और एक बार फिर से आपका भाई सुरेंद्र सूर्या रावत आखिर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में चल क्या रहा है, इस बात पर आप सभी से रूबरू होने के लिए एक बार फिर से हाजिर हुआ है। तो भाई और बहनों, अब बात करते हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में आखिर कोर्ट ने वो कौन सा बड़ा इशारा किया है, वो कौन सा बड़ा इशारा दिया है जिसकी वजह से आने वाले समय में अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में फैसला स्पष्ट हो चुका है। और इस फैसले से क्या अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा या फिर अपराधी बच जाएंगे। भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं, इस फैसले से देश काल परिस्थिति के साथ साथ अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में क्या असर होगा, सकारात्मक होगा या नकारात्मक असर होगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देकर जरूर बताइएगा। और यह भी जरूर बताइएगा कि कोर्ट के द्वारा दिए गए इस फैसले से अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा या फिर अंकिता भंडारी के इंसाफ में बहुत बड़ी बाधा होगी। भाई और बहनों, मैं अब आपको बता दूं आखिर अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में कोर्ट ने क्या फैसला दिया है। कोर्ट ने जनता की, देश की और राज्य की, उत्तराखंड देवभूमि की जनता की जो मांग थी उसको खारिज कर दिया है, यानी कि सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया है। और कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में सीबीआई जांच नहीं होगी और इस जांच की जो भूमिका है उसको निभाने का काम एसआईटी ही करेगी। यानी कि कोर्ट ने एसआईटी को ही अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण की जिम्मेदारी सौंपी है। तो भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं, कोर्ट और सरकार कोई अलग चीज नहीं होती है। ये देखने वाली और बोलने वाली बात होती है कि कोर्ट और सरकार अलग होती है, लेकिन जिसकी सरकार होती है उसी की कोर्ट होती है। और मैं आपको बता दूं, जो वीआईपी चाहता है, जो वीआईपी चाहते हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण को अंजाम देने वाले अपराधी चाहते हैं, वही सरकार कर रही है। और जो सरकार चाहती है वो कोर्ट कर रही है और जो सरकार और कोर्ट चाह रही है वही एसआईटी कर रही है। मैं सरकार, कोर्ट और एसआईटी से यही सवाल करूंगा, सरकार, कोर्ट और एसआईटी से यही जवाब चाहूंगा कि आखिर सरकार, कोर्ट, एसआईटी जनता के लिए बनी होती है या फिर जनता सरकार, कोर्ट और एसआईटी के लिए बनी हुई है। जहां तक स्पष्ट हो रहा है, सरकार, कोर्ट यही समझ रही है, यही काम कर रही है कि जनता कोर्ट और सरकार के लिए बनी हुई है और कोर्ट और सरकार जब चाहे जनता का शोषण कर सकती है। आखिर सरकार अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग को अनसुना क्यों कर रही है। आखिर कोर्ट ने जनता की मांग को, देश की मांग को, उत्तराखंड देवभूमि के लोगों की मांग को और अंकिता को इंसाफ दिलाने वाली इस मांग को, सीबीआई जांच की मांग को ठुकरा क्यों दिया है, खारिज क्यों कर दिया है और सीबीआई जांच से इनकार क्यों कर दिया है। क्या एसआईटी अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को सुलझाने में सफल रही है, क्या इस जांच प्रक्रिया में सफल रही है। जो एसआईटी लगातार 3 महीने से भी ऊपर का समय हो चुका है और अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले को सुलझाने में असफल रही है, अंकिता भंडारी के अपराधियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में असफल रही है। जिस प्रकरण में अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अंकिता भंडारी के जो कातिल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, उनके खिलाफ सबूत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं, उस मामले को सुलझाने में एसआईटी नाकाम रही है। तो फिर कोर्ट ने एसआईटी को यह केस क्यों सौंपा है, क्यों सीबीआई जांच से इनकार कर दिया है। आखिर सीबीआई जांच में क्या समस्याएं आ रही हैं जिस वजह से
कोर्ट ने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया है। आखिर जनता की मांग को कोर्ट पूरा क्यों नहीं कर रही है? आखिर सरकार और कोर्ट जनता के लिए होती है और जनता की मांग को पूरा करना कोर्ट और सरकार की जिम्मेदारी होती है, फर्ज होता है। तो फिर कोर्ट अपने इस फर्ज से, इस कर्तव्य से दूर क्यों भाग रहा है और जनता को अनसुना क्यों कर रहा है और जनता के साथ शोषण क्यों होने दे रहा है, जनता के साथ दुराचार क्यों होने दे रहा है, जनता की निर्मम हत्याएं क्यों होने दे रहा है, जनता के अंदर अपराध क्यों बढ़ने दे रहा है? कोर्ट का क्या फर्ज होता है? कोर्ट किस लिए होता है? भाई और बहनों, अब बात करते हैं कि आखिर अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में वीआईपी की क्या स्थिति है और वो वीआईपी कौन है जो अंकिता भंडारी को 10,000 रुपये ऑफर करके उससे एक्स्ट्रा सर्विस लेने वाला था और कोर्ट में उस पर क्या डिसीजन आया है। तो भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं 19 दिसंबर 2022 को एसआईटी के द्वारा अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में अपराधियों की अपराध की जो चार्जशीट की फाइल है उसको दाखिल कर दिया गया था, यानी कि कोर्ट में उस चार्जशीट की फाइल को जमा कर दिया गया था और 21 दिसंबर 2022 को इस चार्जशीट की फाइल का खुलासा किया गया था और वीआईपी कौन है, आखिर अंकिता भंडारी को 10,000 रुपये ऑफर करने वाला और अंकिता भंडारी से एक्स्ट्रा सर्विस लेने वाला वीआईपी कौन है, इस बात पर खुलासा किया गया है। तो भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं जो वीआईपी है उस पर कोई भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन इतना मैं आपको बता दूं कि कोर्ट में यह डिसीजन लिया गया कि रिजॉर्ट के अंदर जो रेसिडेंशियल सूट है, यानी कि जो कमरा है, उसे ही वीआईपी माना जाता था, यानी कि एक कमरा है जिसे वीआईपी माना जाता था और उसमें एंट्री करने वाले लोगों को वीआईपी माना जाता था, उस कमरे की सर्विस लेने वाले लोगों को वीआईपी माना जाता था। तो ये बात हम मान लेते हैं कि ठीक है, रिजॉर्ट के अंदर रेसिडेंशियल सूट यानी कि एक कमरा ही वीआईपी है, लेकिन दूसरी तरफ ये लोग ये भी कहते हैं, एसआईटी ये भी कहती है, सरकार ये भी कहती है, कोर्ट ये भी कहती है कि जो उस कमरे में आता है वही वीआईपी होता है। तो हमारा सवाल ये है, जनता का सवाल ये है कि जो उस कमरे में आते थे जो लोग वो वीआईपी होते हैं, मान लेते हैं, तो वो कौन सा वीआईपी था जो अंकिता भंडारी को 10,000 रुपये ऑफर करके उससे एक्स्ट्रा सर्विस लेने वाला है या लेने वाला था? आखिर वो वीआईपी कौन है जो उस रेसिडेंशियल सूट में आया था? आखिर वो वीआईपी कौन था जिसने अंकिता भंडारी को 10,000 रुपये देकर ऑफर किया था और उससे एक्स्ट्रा सर्विस लेने की कोशिश की थी और जिसकी वजह से अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी? तो फाइनली ये सवाल तो उठता ही है, यह सवाल खड़ा हो ही रहा है कि आखिर वो वीआईपी कौन है। जब एसआईटी सरकार ये कह रही है कि रेसिडेंशियल सूट में आने वाला हर एक आदमी वीआईपी कहलाता है, तो वो वीआईपी कौन था जो उस कमरे में आया था और जिसने अंकिता भंडारी से 10,000 रुपये ऑफर किए थे और उससे एक्स्ट्रा सर्विस लेने की बात की थी और जिसकी वजह से अंकिता भंडारी की हत्या की गई थी? आखिर कौन है वह वीआईपी? इस पर कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। ये सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ है, चाहे आप इधर से घुमाओ सवाल को, चाहे उधर से घुमाओ, सवाल वहीं के वहीं खड़ा हो जाता है कि आखिर वीआईपी कौन है, उस रेसिडेंशियल सूट में आखिर आता कौन है, आया कौन था जिसने अंकिता भंडारी से एक्स्ट्रा सर्विस लेने की बात की थी, 10,000 रुपये ऑफर किए थे। वहीं बात करें अंकिता भंडारी हत्याकांड प्रकरण में विपक्ष की भूमिका की, तो विपक्ष से कांग्रेस की ओर से हरीश रावत जी लगातार उत्तराखंड देवभूमि के अंदर अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं और हाल ही में उन्होंने 23 से 24 दिसंबर को अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए धरने पर बैठने की योजना बनाई थी, लेकिन किसी कारण यह योजना उनकी स्थगित हो गई है। लेकिन अब अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए हरीश रावत जी 26 से 27 दिसंबर को धरने पर बैठने वाले हैं और साथ ही साथ में उन्होंने देश की, राज्य की अन्य पार्टियों का भी आह्वान किया है कि वो भी आकर उनके साथ अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें और अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए धरने पर बैठें और सरकार को मजबूर करें कि वो अंकिता को इंसाफ दिलाएं। उन्होंने भाजपा के लोगों का भी आह्वान किया है, साथ ही साथ में बहुजन पार्टी, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों का भी आह्वान किया है कि वो भी उनका साथ दें, वो भी धरने पर बैठें और सरकार को मजबूर करें, कोर्ट को मजबूर करें कि वो अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाएं, अंकिता भंडारी के माता पिता को न्याय दिलाएं और देश को सुरक्षित करने में अपना सहयोग दें। उन्होंने कहा है कि जो लोग उत्तराखंड देवभूमि में देह व्यापार की मंशा से आना चाहते हैं, अत्याचार की मंशा से आना चाहते हैं, दुराचार की मंशा से आना चाहते हैं, वे लोग अपने पैरों को पीछे खींच लें। जो लोग उत्तराखंड देवभूमि के अंदर जमीन हड़पने की मंशा से आना चाहते हैं, वो लोग अपने पैरों को पीछे खींच लें, क्योंकि अब उत्तराखंड की जनता आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को, अत्याचार, दुराचार और देह व्यापार करने वाले लोगों को माफ नहीं करने वाली है। और अगर सरकार उनकी नहीं सुनती है अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में, अगर अंकिता को इंसाफ नहीं मिलता है, तो उत्तराखंड की जनता कानून अपने हाथ में ले लेगी और अपराध करने वाले लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि अगर लोग उत्तराखंड में अध्यात्म की वजह से आना चाहते हैं, पर्यटन की वजह से आना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि
आध्यात्मिक रूप से, नैसर्गिक रूप से और प्रयत्न रूप से अपने आप में परिपूर्ण है। फाइनली सरकार और कोर्ट का रुख देखकर तो यही लगता है कि अंकिता भंडारी को इतनी आसानी से इंसाफ मिलने वाला नहीं है और ना ही अंकिता भंडारी के अपराधियों को फांसी के फंदे तक सरकार और कोर्ट पहुंचाने वाली है और शायद ही उनको आजीवन कारावास की सजा भी दिलाए। और मुझे लगता है कि अभी भी अंकिता भंडारी की इंसाफ की लड़ाई बाकी है और लोगों को, अंकिता को इंसाफ दिलाने वाले लोगों को अंकिता भंडारी की इंसाफ की लड़ाई आगे भी लड़नी होगी। और वैसे भी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने वाले लोगों ने यह ठान लिया है कि अगर उनको 5 साल तक भी अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार लड़ाई लड़नी हो तो वो अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई लड़ते रहेंगे और एक दिन इस लड़ाई को अन्याय के खिलाफ न्याय की जीत का एक उदाहरण पेश करके रहेंगे। भाई और बहनों, हमें अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए ये लड़ाई तब तक लड़नी होगी जब तक कि अंकिता भंडारी को इंसाफ नहीं मिल जाता है और न्याय की अन्याय के ऊपर जीत नहीं हो जाती है। और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमें एक बात हमेशा याद रखनी होगी कि सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेलियर इज नॉट फैटल, इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट। कि सफलता कभी भी अंतिम नहीं होती है, असफलता कभी भी घातक नहीं होती है और किसी भी कार्य को जारी रखने का साहस ही अंतिम होता है। और हमें अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने का साहस जारी रखना होगा और अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई जारी रखनी होगी। और इसी उम्मीद के साथ कि अंकिता भंडारी को जल्द से जल्द इंसाफ मिलेगा और देश जल्द से जल्द सुरक्षित हो जाएगा। तो करते हैं आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त, आज की खबरों को यहीं पे समाप्त और मिलते हैं आपको जल्दी नई खबरों के साथ। लेकिन इससे पहले कि मैं आज की खबरों की वीडियो को यहीं पे समाप्त करूं, आप लोगों से मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर ऑल पर क्लिक जरूर कर लीजिएगा और अंकिता भंडारी, केदार भंडारी जैसे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको जल्दी नई खबरों के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।